बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने यूज़र को लॉगिन करवाया था और उसकी इंफॉर्मेशन सेशन के अंदर स्टोर की थी और सेशन के डाटा हमने इसको सर्वर में रखा था। अभी हम सेशन की डिपेंडेंसी भी ख़त्म कर रहे हैं। हम इसके ऊपर अपना टेबल बनाएंगे, लॉगिन हिस्ट्री और यूज़र की मैनेज करेंगे और जितने भी उसके सेशंस होंगे एक्टिव वो हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। इसके लिए हम मॉडल्स में जाके एक लॉगिन हिस्ट्री का मॉडल बनाएंगे। और ये चीज़ हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके साथ हम फिर एंड्रॉयड की ऑथेंटिकेशन वगैरह को भी हैंडल करेंगे। हम अपना कस्टम टोकन जनरेट करेंगे और वही टोकन फिर वेब के केस में भी यूज़ हो रहा होगा, एंड्रॉयड और दीगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह के केसेस में भी यूज़ हो सकेगा। तो इसको हम शेयर्ड मॉडल से इनहेरिट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये सेशन किस यूज़र ने बनाया। तो स्ट्रिंग यूज़र आईडी, कौन से यूज़र ने बनाया। उसके बाद यूज़र का ऑब्जेक्ट भी हमने रखना है। ऐप यूज़र हमारे यूज़र का नाम है। यूज़र, कौन से यूज़र ने ये सेशन बनाया, किस ब्राउज़र से बनाया। स्ट्रिंग क्लाइंट इन्फो या ब्राउज़र इन्फो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ब्राउज़र से कॉल आ रही हो, तो इस वजह से हम इसको क्लाइंट इन्फो कहते हैं। क्लाइंट इन्फो। ओएस, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था जब उसने ये कॉल भेजी, किस टाइम पे भेजी, वो तो हमारे पास शेयर्ड मॉडल में ऑलरेडी मौजूद है। और ये वैलिड कब तक है, डेट टाइम वैलिड टिल, ठीक है। और नेक्स्ट वैलिड टिल के बाद जो है अगर ये सेशन क्लोज करता है बंदा, तो इसको क्लोजिंग टाइम या एक्सपायरी टाइम क्लोज्ड ऑन। लेकिन जब वो ओपन करेगा अभी हमें नहीं पता होगा कब क्लोज करेगा, लॉग आउट कब करेगा, तो हम इसको यहाँ पे क्लोज ऑन लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है कि उसने कौन से आईपी एड्रेस से हमें रिक्वेस्ट भेजी है। हम आईपी एड्रेस भी देखना चाहते हैं कि किस लोकेशन से हमें डाटा आ रहा है, ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं, तो आईपी एड्रेस भी हम स्टोर करवा लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अब इसकी 11 कैरेक्टर की आईडी जनरेट होती है, वो यूज़ की जा सकती है, लेकिन वो थोड़ी संभाल है। मैं चाह रहा हूँ कि सेशन थोड़ा लेंथी होना चाहिए उसकी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में टोकन के नाम से एक जनरेट कर रहा हूँ, उसको जीजू आई डी डॉट न्यू जीजू आई डी, तो स्ट्रिंग कह रहा हूँ। और उसके अंदर डैशेस होते हैं, डैशेस को रिप्लेस कर लेता हूँ मैं कि उस डैशेस हमें अपने पास स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। अच्छा, अब ये जहाँ भी लॉगिन हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें उसके साथ करना होगा, ये आईपी एड्रेस और सारी चीज़ें नोट करनी है। और मे बी हमें लॉग आउट करते वक्त जो है वो देखना पड़े कि कौन से यूज़र, सॉरी लॉग इन करते वक्त देखना होगा हमें कि हमारा आईपी एड्रेस कौन सा है, कहाँ से यूज़र आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है हमें एच टी टी पी कॉन्टैक्ट एक्सेसर से मिलेगी। तो हम लॉगिन वाली क्लास में आ जाते हैं, कंट्रोलर में। यहाँ यूज़र ने लॉगिन किया, अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो गया तो यहाँ पे मैं लॉगिन हिस्ट्री के अंदर एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। लॉगिन हिस्ट्री इज इक्वल टू न्यू। अब हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट इन्फो और सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एच टी टी पी कॉन्टैक्ट एक्सेसर को इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे कॉन्टेक्ट्स के अंदर ही हमने एच टी टी पी कॉन्टैक्ट एक्सेसर को इंजेक्ट किया होगा। अगर आप देखें तो ये कॉन्टैक्ट एक्सेसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसी से ले सकते हैं। इसको हम पब्लिक कर देते हैं कि ये हमें बाहर भी चाहिए होगा, तो बाहर भी हम एक्सेस कर सकें। और इधर आके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले क्लाइंट इन्फो, ब्राउज़र वगैरह कौन सा यूज़ हुआ था, तो यही हमारे पास डीबी है जिसका नाम हमने कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ, कॉन्टेक्स्ट डॉट एच टी टी पी कॉन्टेक्ट एक्सेसर डॉट
डॉट HTTP कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट होती है, और रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास हेडर्स होते हैं डिफरेंट। हर रिक्वेस्ट के साथ हेडर्स के अंदर टोकन वगैरह और सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो यूज़र रखता है। इस हेडर्स के अंदर से हमने एक चीज़ उठानी है, ये अरे होती है, इसका स्ट्रिंग में इंडेक्स देना होता है कि क्या चीज़ उठाना चाहते हैं। तो मेरे पास एक यूज़र एजेंट के नाम से इसका एक इंडेक्स होता है, यूज़र एजेंट। इसमें ब्राउज़र की सारी डिटेल आ रही होती हैं। आप इसको पार्स करके भी देख सकते हैं मज़ीद, अगर आप उसकी इन्फो निकालना चाहें। फिलहाल इसको मैं टू स्ट्रिंग कह रहा हूँ। ये मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे, इसमें ज़्यादा डाटा होता है। इसको मैं वेरिएबल दे देता हूँ यूज़र एजेंट इज इक्वल टू दिस। इसको टू स्ट्रिंग कर दें, ये स्ट्रिंग होगी। नेक्स्ट हमने इससे क्लाइंट की इन्फो निकालनी है, तो हमारे पास यूज़र एजेंट का एक ऑब्जेक्ट भी होता है, क्लास भी होती है, यूज़र एजेंट। ये देखें, यूज़र एजेंट डॉट पार्स करेंगे, पार्स। अच्छा, ये शायद अभी अवेलेबल नहीं है मेथड पार्स वाला। अच्छा, बेसिकली वो हमारे पास यूजर एजेंट यूटिल्स के नाम से एक पैकेज होता है, वो अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमें मिलता है। फिलहाल ये जो रॉ डिटेल है, मैं ये डिटेल इधर ही क्लाइंट फॉर्म में ऐड कर देता हूँ। तो मुझे वेरिएबल बनाने की जरूरत भी नहीं, मैं डायरेक्ट भी इसको असाइन कर देता हूँ इधर ही। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, वो जो पैकेज बता रहा हूँ उसके थ्रू आप चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, ब्राउजर के नाम वगैरह और सब बाकी चीज़ें। बहरहाल क्लोज नहीं हुआ अभी, डीबीएनटी टाइम ऑटोमेटिकली डलेगा। आईपी एड्रेस हमने निकालना है, तो आईपी एड्रेस भी इसी एचटीटीपी कॉन्टैक्ट एक्सेसर से निकलता है, तो वो भी हमें अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट्स एचटीटीपी कॉन्टैक्ट एक्सेसर यहाँ से मिलेगा। इसके अंदर हमारे पास एचटीटीपी कॉन्टैक्ट्स होता है, कॉन्टैक्ट्स के अंदर हमारे पास कनेक्शन होता है, कनेक्शन के अंदर से कनेक्शन से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जिसमें रिमोट आईपी एड्रेस का भी ऑप्शन होता है, तो ये भी मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ। अब रिमोट आईपी एड्रेस की जो आपके सामने आ रही है टाइप, वो ये कनेक्शन इन आईपी एड्रेस के नाम से आ रही है, तो हमें तो ये स्ट्रिंग में चाहिए, तो इसको मैं टू स्ट्रिंग कह देता हूँ। ठीक है, और इसके और मेथड भी देख लेता हूँ अगर यहाँ पे कोई और चीज़ अवेलेबल है तो। ये वैसे हमारा IPv4 होता है एड्रेस, तो ये डॉट एड्रेस कह लें, तो ये एड्रेस जो है लॉन्ग में हमारे पास एड्रेस आ रहा होगा, लेकिन हमने इसको टू स्ट्रिंग कर दिया, वो ज़्यादा बेहतर है। टू स्ट्रिंग में हमें दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि हमने ओएस कौन सा यूज़ करना है। ओएस के लिए भी वही मैंने पैकेज बताया, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फिर उससे ओएस निकलेगा। ओएस को भी करंटली मैं स्किप कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे एक टोकन बना रहा हूँ, टोकन तो ऑटोमेटिकली बनेगा, उसको मैंने उसके अंदर मेंशन किया हुआ यूज़र आईडी के कौन सा यूज़र था जिसने ये सेशन बनाया, और ये सेशन वैलिड कब तक होगा। अब इसकी वैलिडिटी जो है ना, वैसे मैं 20 मिनट रखूंगा, मैं चेक करूंगा मॉडल डॉट रिमेंबर मी अगर यूज़र ने लगाया हुआ है, तो इसकी मैं ज़्यादा बड़ी डेट दे दूंगा, तो उसमें मैं कहता हूँ डेट टाइम डॉट यूटीसी नाउ। अच्छा, फिलहाल यूटीसी मैंने नहीं बताया, मैं डेट टाइम डॉट नाउ कह रहा हूँ। डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड डेज। मैं 7 दिन के लिए सेशन बना रहा हूँ, 7 दिन तक बंदा लॉग आउट ना हो। तो हमने 7 दिन ऐड कर दिए, 7 दिन के लिए लॉग इन होगा वैलिड टेल। और अदरवाइज जो है डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड मिनट्स 20, जो भी आप इसमें टाइम मेंशन करना चाहें उस टाइम तक वैलिड होगा। बस ये इन्फॉर्मेशन हमने लॉगिन हिस्ट्री में रख दी। अब लॉगिन हिस्ट्री का हमने टेबल भी बनाना है, तो एफ डी बी कॉन्टेक्स में जाएंगे हम, और एक डीबी सेट ऐड कर देंगे इसका। लॉगिन हिस्ट्री नाम रखा है इसका, और यहाँ मैंने कॉन्टेक्स में ऐड किया लॉगिन हिस्ट्री, और उसके बाद डीबी सेव चेंजेस कर लिया। अब ये इसका जो टोकन बना है, वो टोकन मैंने यूज़र को भी भेजना है। यहाँ से जो टोकन बना है, वही टोकन यूज़र अपने पास स्टोर करेगा। तो यहाँ हम कुकीज़ का कंसेप्ट भी देखेंगे, कुकीज़ क्या होती हैं। असल में जो सेशन भी बनता है ना, तो वो हमारे पास यहाँ पे
अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं तो ये मेरे पास कंसोल आ गई। इसमें मैं स्टोरेज पे जाऊंगा। स्टोरेज पे जाएंगे तो यहाँ हमारे पास कुकीज़ का ऑप्शन है। ये देखें कुकीज़। कुकीज़ में देखें, ये मेरे पास डिफरेंट कुकीज़ बनी हुई हैं। तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरे और सॉफ्टवेयर हैं वो भी चल रहे हैं तो उनकी आ रही होती हैं। मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ। ये वैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके भी डिलीट ऑल का और होता है। अच्छा, अब मैं जब इसमें रन करता हूँ इसको, अच्छा फिलहाल ये वाला मैं कमेंट कर देता हूँ ये। और इसी तरह ऐप डीबी कॉन्टेक्ट से भी इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और अब रन कर रहा हूँ, सिर्फ देखने के लिए कि सेशन बेसिकली होता क्या है। सर्वर साइड पे जब रिक्वेस्ट दोबारा जाती है तो कैसे पता चलता है सर्वर को कि ये वही पहले वाला यूजर है। मसला मैंने लॉगिन किया, एक और बंदे ने भी साथ लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद जब हम दोनों ने दोबारा रिक्वेस्ट की तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये वही पहले वाला बंदा है या दूसरा बंदा है। तो उसके लिए जो है ये अपने पास सेशन, एक सर्वर साइड पे एक सेशन आईडी मेंटेन करता है। और वही आईडी जो है फिर हमें क्लाइंट साइड में मिल रही होती है एज ए सेशन। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, लॉगिन तो नहीं हुआ, शायद मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ उस वजह से इशू है। लेकिन मैं देख लेता हूँ कि सेशन आईडी बनी है कि नहीं। स्टोरेज, तो ये देखिए सेशन आईडी बनी है। अच्छा नहीं, सेशन आईडी अभी नहीं बनी। तो इसका मतलब है मैंने सेशन में जो स्टोर कर रहा था वो भी कमिट कर दिया होगा। हाँ, ये कमिट कर दिया। इसको मैं अनकमिट करता हूँ ताकि ये सेशन में सेव हो सके। मैं लॉगिन करता हूँ। अब कुकीज ओपन करें, ये वाली कुकीज हैं। लॉगिन अभी भी इसने नहीं किया स्टिल, तो यहाँ पे मैं डिबगर लगाता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे आ रहा है। कोई इशू तो नहीं कर रहा। लॉगिन, तो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेशन में स्टोर कर रहा है। लेकिन वापसी पे उसको शायद इसलिए नहीं मिलती कि मैंने वो एक सेशन का डाटा गलत डेटाबेस में स्टोर कर दिया था। तो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत थी, और मैंने दूसरा डेटाबेस डिलीट किया है, तो शायद अब ये अपना सेशन का डाटा नहीं रख पा रहा, इस वजह से इसको इशू आ रहा होगा। तो मैं वो कमांड दोबारा रन कर देता हूँ ताकि मैं सेशन जो है, वैसे ये वाली आईडी आ रही है, ये सेशन की केस एक्सपायर होती है, लेकिन यहाँ में शो नहीं हो रहा है, मुराद है कि हमारा सेशन नहीं बना। अच्छा, इसमें मुझे इशू आ रहा है कि मेरी आईडी सेशन में स्टोर नहीं हो रही है, कोई इशू है। बहरहाल इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये मैं आईडी स्टोर करवा रहा हूँ, यूज़र आईडी, और उसी जगह पे ले रहा हूँ, फिर भी नहीं मेरे। बहरहाल इस सारे प्रोसेस को फिलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सेशन को वैसे भी यूज़ नहीं करना और आप तमाम लोगों के पास सेशन ऑलरेडी काम कर रहा है। तो हम लॉगिन हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। लॉगिन हिस्ट्री को मैंने अनकमेंट किया, ये मैंने ऐड किया, और डीबी में भी मैंने जाके इसको ऐड करना है। ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में जा गई ये। उसके बाद मैंने इसकी माइग्रेशन भी ऐड करनी है। यहाँ तक मैंने सेव करवा लिया। सेव करवाने के बाद अब मैं सेशन में डाटा स्टोर नहीं कर रहा, बल्कि अब मैंने इसका टोकन जो है जनरेट हुआ है वो मैंने क्लाइंट को सेंड करना है। अगर रिक्वेस्ट एंड्रॉयड से आ रही है तो जाहिर है इसमें मैं सिर्फ टोकन ही वापस भेज दूंगा। ब्राउजर से आ रही है तो रिटर्न व्यू करता हूँ, होम के इंडेक्स पे भेज रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं, मेरे पास ऑप्शन है HTTP कॉन्टेक्ट्स डॉट रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट की बात नहीं कह रहे, अब रिस्पॉन्स की बात कह रहे हैं। रिस्पॉन्स में हमारे पास कुकीज़ होती हैं, उसमें मैं अपेंड कर रहा हूँ। कुकीज़ क्या होती है कि वैल्यू पेयर होता है किसी भी ब्राउज़र में। मैं अगर इस ब्राउज़र की बात करूँ और यहाँ पे मैं स्टोरेज के ऊपर आऊँ और ये कुकीज़ हैं, तो यहाँ मैं कुकीज़ ऐड कर सकता हूँ। ये प्लस का आइकन है, यहाँ पे मेरे पास ये कुकी की वैल्यू आएगी की 1, और ये उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे
वैल्यू वन। बाकी ये HTTP ओनली नहीं है, सिक्योर नहीं है, सेम साइट नहीं है, वगैरह वगैरह। लास्ट कब एक्सेस हुई है, एक्सपायर कब होगी, ये इसकी एक्सपायरी टाइम आ रहा है, सैटरडे को एक्सपायर होगी। आप अपनी मर्जी से टाइम इसका सेट भी कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं, जब यूज़र लॉगिन होता है तो कुकी में कोई चीज़ भेज देते हैं, वो यहाँ पे आके सेव हो जाती है। और जब यूज़र वापस हमें रिक्वेस्ट भेजता है तो ये ऑटोमेटिकली कुकी हमें सर्वर साइड पे रिसीव हो रही होती है। और दूसरे केस में अगर एंड्रॉयड वाला बंदा है तो ये कुकी में तो सेव नहीं होता, एंड्रॉयड वाला अपने पास रिक्वेस्ट में कहीं सेव करवा लेता है, डिवाइस के अंदर लोकल स्टोरेज में सेव करवा लेता है या कहीं भी। और बाद में वही चीज़ हमें वापस भेजता है, तो हम उससे लॉगिन चेक कर लेते हैं कि कौन सा यूज़र आ रहा है। बहरहाल दोनों केसेस में हमने इसी वैल्यू को ही चेक करना है, चाहे ये कुकी की फॉर्म में आ रही हो, टोकन की फॉर्म में, या किसी भी चीज़ में। तो यहाँ मैं अपेंड करवा रहा हूँ। अपेंड में मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट आथ, नाम कोई भी दे सकते हैं। इस आथ के अंदर लॉगिन हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्ट बना है उसका जो टोकन है वो मैं भेज रहा हूँ। बाकी टोकन कब एक्सपायर होगा, कौन से यूज़र का है, वो सारी चीज़ें हमारे पास पहले से सेव हैं। हम सिर्फ यूज़र को ये भेजेंगे और भेजने के बाद होम पे रिडायरेक्ट कर देंगे। अच्छा, जब होम पे रिडायरेक्ट करेंगे तो ये कुकी अक्सर सेव नहीं होती, क्योंकि जिस एक्शन के ऊपर आप आए हैं उसी एक्शन से रिटर्न व्यू करेंगे फिर कुकी सेव होगी। अगर आपने उसके अलावा कुकी सेव करवानी है कि भाई कुकी यहाँ पे बना ली और साथ ही रीडायरेक्ट करके किसी और पेज पे चले गए और सच को चाहते हैं कि कुकी मेंटेन रहे, तो यहाँ पे फिर इज एसेंशियल का हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इज एसेंशियल, उसको हम ट्रू कर देते हैं। इसमें हमारे पास और भी ऑप्शन है इज एसेंशियल के अलावा। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास है कौन से डोमेन की अगेंस्ट हमने बनानी है, एक्सपायर कब होगी। एक्सपायर में भी हम वही चीज़ चेक कर लेते हैं कि वैलिड टिल जैसे ये रखा हुआ था ना। एक तो ये है कि हम ये सर्वर साइड से एक्सपायर कर रहे हैं, एक ये कि क्लाइंट साइड को भी हम वही टाइम मेंशन कर रहे हैं जो इधर हमने दिया हुआ था। या इसको हम बल्कि ऐसे ही कह देते हैं, लॉग इन हिस्ट्री डॉट वैलिड टिल, जो उसका वैलिड टिल है इसका भी वही वैलिड टिल है। इसमें क्या होगा कि जब ये वैलेटिल ख़त्म होगा तो क्लाइंट साइड से ये खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी, हमारे पास आएगी ही नहीं। और लेकिन मे भी क्लाइंट उसको मॉडिफाई कर ले और उसका वैलिड टाइम बढ़ा दे, तो हमने सर्वर साइड पे रखा हुआ है, जब ये ख़त्म होगा तो हम इसको डिलीट कर देंगे। या अगर हिस्ट्री के तौर पे रखना है तो रहने देंगे। बाकी ये कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हैं। HTTP ओनली, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ तो ये कुकी बनेगी HTTP ओनली के थ्रू बनेगी। बहरहाल ये आप ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं, फिलहाल आप ये समझ लें कि हमने इज एसेंशियल रखा है कि ये ज़रूरी कुकी है और इस टाइम तक एक्सपायर होगी, और ये हमने अपेंड कर दिया। सिर्फ मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा कि मेरे पास ये कुकी बन रही है या नहीं। अगर बन रही है तो फिर मैंने नेक्स्ट जो काम करना है वो लॉगिन वाले पे जाना है कि लॉगिन फिर कैसे करेंगे आप। अच्छा, वो कह रहा है कि ये फाउंड नहीं है डेटाबेस में, हमने माइग्रेशन रन करनी थी वो नहीं की। तो यहाँ मैं माइग्रेशन ऐड करता हूँ। इसमें मैं कहता हूँ लॉगिन हिस्ट्री टेबल, अपडेट डेटाबेस। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी हमने वो चेंज की तो अल्टर की हैं तो वो भी साथ में चेंज हो गई हैं। ठीक है, बहरहाल कोई इशू नहीं। अब मैं इसको रन करता हूँ। लॉग इन। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुकीज़ हैं। इन कुकीज़ में अभी हम ये हमारे पास OSC आथ के नाम से ये एक कुकी आ गई जिसकी वैल्यू ये वाली है। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको कम ना समझा जाए। अगर आप इसको देखना चाहें कि हम एक सेकंड में कितनी कुकीज़ जनरेट करें और 50 साल तक ऐसी वैल्यूज जनरेट करते रहें तो ये यूनिक आएंगी, तो आप इसको चैट जीपीटी से या कहीं से भी सर्च कर लें कि GUID अगर जो हम जनरेट करते हैं वो उसके डुप्लीकेट होने के चांसेस कितने हैं, या कोई अंदाजे से आप लिख, तो ये कभी भी नहीं लिख सकता। आप बेफिक्र रहें, कुकी की वैल्यू जो है वो सिक्योर है। अगर फिर भी आपके तसल्ली ना हो तो आप इससे भी डबल वैल्यू बना लें टोकन की। तो OSC आथ हमारे पास आ गया। अब हम जब लॉगिन करेंगे तो अभी हम हमारे पास आ तो गया, लेकिन ये हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हम लॉगिन हैं।
और जो हमने इसका टाइम दिया था, हमने रिमेम्बर मी नहीं रखा हुआ था, तो मेरे ख्याल में उसने 20 मिनट रखा होगा टाइम इसका। ये तो ये जीएमटी में टाइम सेव हो रहा है। हम खैर 5 घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे, तो हमारा अपने हिसाब से टाइम होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने ऑथराइज वाले एट्रीब्यूट में। ये ऑथराइज का एट्रीब्यूट है। इसमें हम देखें हमने यूजर कैसे लिया, कि कौन सा यूजर लॉगिन है, तो ये हमने लिया लॉग्ड इन यूजर। तो लॉग्ड इन यूजर का मेथड ही हमें चेंज करना है, बाकी हमारी सारी चीज ठीक है। लॉगिन मेथड में हमने चेक किया कि अगर ऑलरेडी लॉगिन यूजर नल नहीं है, तो फिर दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर नल है तो सेशन से हम ये चीज उठा रहे हैं कि कौन सा यूजर लॉगिन है, ये हम सेशन से उठा रहे हैं। अब हमने यहाँ सेशन से नहीं उठाना। अब हमारे पास कुकी है, तो यहाँ हमारे पास HTTP कॉन्टैक्ट एक्सेसर है। कॉन्टैक्ट एक्सेसर है, उसके अंदर हमारे पास HTTP कॉन्टैक्ट्स है। रिस्पांस के अंदर हम कुकी ऐड करेंगे तो ब्राउजर में जाके सेव हो जाएगी, और जब यूजर नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेगा तो उसी रिक्वेस्ट के अंदर कुकी आ रही होगी। और अगर मैंने उस कुकी को रिमूव करना है तो रिस्पांस से रिमूव कर दूंगा, यानी कुकी ब्राउजर से उठ के रिक्वेस्ट के थ्रू हमें रिसीव होती है, और वही रिक्वेस्ट फिर अपनी तमाम कुकीज रिस्पांस को दे देती है, और वही रिस्पांस तमाम कुकीज ब्राउजर में फिर अपडेट कर देता है अगर ज़रूरत है तो। अगर रिक्वेस्ट के अंदर एक कुकी आती है और रिस्पांस के अंदर से हम उसको निकाल लेते हैं, तो नेक्स्ट वो ब्राउजर में जाएगी तो कुकी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि रिस्पांस से हम निकाल चुके थे। तो अभी हमने रिक्वेस्ट से उठानी है कुकी, जब उठानी होगी हम रिक्वेस्ट से उठाएंगे, और जब रखनी होगी तो रिस्पांस में रखेंगे। रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, और कुकीज के आगे आप इसका स्ट्रिंग में इंडेक्स देंगे कौन सी, तो जैसे मैंने लॉगिन सेशन नेम रखा था, इसी तरह मैं लॉगिन सेशन नेम, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और लॉगिन सेशन नेम की जगह लॉगिन कुकी नेम, और इसको मैंने OSC आथ का नाम दिया था। तो यहाँ पे भी मैं ये यूज करता हूँ, ग्लोबल कन्फिग डॉट दिस। और दूसरी जगह जो है मेरे पास है, जहाँ मैं लॉगिन करवा रहा हूँ यूजर को, वहाँ भी हार्ड कोड करने के बजाय यहाँ पे मैं ग्लोबल कन्फिग से दूंगा। अब ये कुकी सेव हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुकी गेट कर रहे हैं। ये जो कुकी आपको वापस देती है ना, आई रिक्वेस्ट कुकी का ऑब्जेक्ट देती है। आप सिंपल इसको टू स्ट्रिंग कर दें तो ये आपको स्ट्रिंग में वो टोकन दे देगी, वाह टोकन दिस। अब हमारे पास टोकन आ गया। टोकन के गैस हमने यूजर उठाना है, कौन सा यूजर है। तो यहाँ हम अब टोकन को चेक कर लेंगे कि टोकन अगर नल या एम्प्टी नहीं है, तो यूजर वाले टेबल में जाएं। अब यूजर वाले टेबल में हमने नहीं जाना बल्कि हमने लॉगिन हिस्ट्री वाले टेबल में जाना। लॉगिन हिस्ट्री डॉट वेयर एम गोज टू एम डॉट टोकन इज इक्वल टू टोकन डॉट सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करेंगे तो ये आ गया हमें, सेलेक्ट अच्छा नीचे लगा हुआ है, सिलेक्ट। अच्छा, इसमें देखिए नीचे जो है ना हमारे पास ये यूजर सिलेक्टेड है, तो ये अब एरर दे रहा है, तो इसमें बजाय सारा सिंटेक्स चेंज करने के पहले मैं इसे यूजर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये यूजर आ गया, और यूजर से फिर आगे मैं व्यू मॉडल बना लेता हूँ। अदरवाइज मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा एम डॉट यूजर डॉट ई मेल, एम डॉट यूजर डॉट नेम, एम डॉट यूजर डॉट रोल, एम डॉट यूजर डॉट आई डी, एम डॉट यूजर डॉट इवेंट टाइम, इस तरह करना पड़ेगा। तो मैंने लॉग इन हिस्ट्री वाले टेबल में टोकन की बेस पे यूजर उठा लिया, और उस यूजर की बेस पे मैंने व्यू मॉडल बना दिया, तो मेरे पास ये यूजर मिल गया। अब एंड्रॉयड के केस में तो आपके कुकीज का ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा होता, तो फिर एंड्रॉयड के केस में हम कैसे लेंगे। हम सिंपल यहाँ पे एक चेक कर लेंगे कि अगर टोकन नल है, ठीक है, इफ स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी टोकन, अगर हमें टोकन कुकी से नहीं मिला, तो फिर एंड्रॉयड वाले बंदे ने हमें टोकन के नाम से हेडर्स के अंदर भेजा होगा, उसको हम कहेंगे आप टोकन के नाम से हेडर में भेज दें। तो यही चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, और रिक्वेस्ट में हमारे पास हेडर्स होते हैं, हेडर्स, और हेडर्स में उसी नाम से हम उठा लेंगे।
तो ये ब्राउज़र वाला बंदा भी भेज सकता है, एंड्रॉयड वाला बंदा भी भेज सकता है, और एंगुलर रिएक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हेडर्स में इस वैल्यू को भेजेंगे। बस हेडर्स में हम प्लेन यूज इसकी वैल्यू है वही वैल्यू रख देंगे, और यहाँ से हम उसको गेट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा यूज़र लॉगिन है। तो ये अब हमारा लॉगिन जो है वो सेशन के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहा, और बाकी सारे रोल्स वगैरह भी हमारे मैनेज हो गए हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं सारी वो ऑलमोस्ट इसमें कंप्लीट हो गई हैं। चेंज पासवर्ड वगैरह आप कर सकते हैं, अगर यूज़र चेंज पासवर्ड करना चाह रहा है तो आप उसको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दें। तो यहाँ मैं लॉगिन पे गया, यहाँ मैं एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन बना लेता हूँ, अभी जो किया उसको टेस्ट भी कर लेते हैं, तो साथ ये भी बना लेते हैं। एक्शन रिजल्ट चेंज पासवर्ड। अब इसके ऊपर जो है ना चेंज पासवर्ड कह रहा हूँ तो इसको ऑथराइज लगाना ज़रूरी है। अच्छा, एक और हमारी चीज़ भी पेंडिंग है। अच्छा, ये ऑथराइज्ड लगाना है, वो जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम अपना कर रहे हैं ऑथराइज्ड। कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे तो ये हैंडलर्स के अंदर हमने रखा हुआ है, तो ये हमारे पास ऑथराइज आ गया कि पासवर्ड चेंज करने के लिए भी ज़रूरी है कि यूज़र लॉगिन होगा तो पासवर्ड चेंज होगा। ये व्यू आ गया। मैं मेथड बना रहा हूँ और ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपने खुद करनी है। इसमें लॉगिन व्यू मॉडल ही यूज़ कर लें बेशक। आप चेक कर लें अगर दोनों पासवर्ड वैलिड हैं, इफ मॉडल डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू मॉडल डॉट कन्फर्म पासवर्ड। अच्छा, ये तो लॉगिन है, लॉगिन में हमारे पास कंफर्म पासवर्ड नहीं है, वो हमारे पास सॉरी रजिस्टर वाले में था। रजिस्टर व्यू मॉडल मतलब ऐप यूजर के अंदर था, तो मैं ऐप यूजर ही ले लेता हूँ यहाँ पे। ऐप यूजर अगर कंफर्म पासवर्ड की इक्वल है तो फिर हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है, अदरवाइज नहीं करना। बस इस पे मैं कर ही देता हूँ क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं है। जैसे हम रजिस्टर कर रहे हैं, अकाउंट में जाके रजिस्टर, अच्छा अकाउंट में चेंज पासवर्ड को भी मैं अकाउंट में ले जाता हूँ। यहाँ से कट किया, और ये अकाउंट का मेरे पास कंट्रोलर है, इसमें मैं यहाँ रख देता हूँ। ये चेंज पासवर्ड का पोस्ट होगा, इसी तरह चेंज पासवर्ड का गेट भी होगा। ये व्यू करेगा, ऐड व्यू करेंगे, वहां से यूजर नया पासवर्ड अपने एंटर करेगा। आप चाहें तो पुराना भी ले सकते हैं, और यहाँ पे लॉगिन जिस तरह करते वक्त वैलिडेट करवाया तो आप चेक कर सकते हैं कि उसका पुराना पासवर्ड सही दिया उसने, तो फिर चेंज करें, अदरवाइज चेंज ना करें। बाकी बस इजी है बिल्कुल। आप सिंपल डेटाबेस से जैसे लॉगिन करते वक्त आप यूजर उठाते हैं कि कौन सा यूजर लॉगिन है। लॉगिन, ये हम लॉगिन करते वक्त यहाँ से देखते हैं कि कौन सा यूजर लॉगिन है, हमने यूजर लिया, और ये सारे लॉजिक जो यहाँ तक है मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ ले आया चेंज पासवर्ड में, इसके अंदर रख दिया। मैंने यूजर उठाया, चेक किया यूजर अगर नल। अच्छा, यूजर उठाने की जरूरत नहीं मुझे अभी, कि ईमेल आ रही है, तो हमारा तो यूजर ऑलरेडी लॉगिन है। अब हमने यूजर उठाना है, लेकिन ईमेल से नहीं उठाना, लॉग्ड इन यूजर की आईडी से उठाना है कि कौन सा यूजर लॉगिन है। अब यहाँ पे हम कौन सा यूजर लॉगिन है इसको कैसे उठाएंगे, तो हमारे पास वही डीबी है, डीबी से हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा यूजर आ रहा है। अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट लॉग्ड इन यूजर डॉट आईडी। तो चूंकि हमने इसके ऊपर ऑथराइज लगाया हुआ है तो लॉगिन नहीं होगा तो इधर आएगा ही नहीं, तो यहाँ मैं डॉट आईडी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है ये कभी नल नहीं होगा, ये हमेशा आईडी देगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर यूजर आईडी इज इक्वल टू दिस। अब इस यूजर के अगेंस्ट मैं उठाऊंगा वेयर एम डॉट आई डी इज इक्वल टू यूजर आईडी। इधर से कट हो गया यूजर आईडी, यूजर आईडी। बस इस यूजर के अगेंस्ट अब यूजर चेक नहीं करने की जरूरत, नल है कि नहीं, यूजर लाजमी आएगा, क्योंकि हम हमारे पास ऑथराइज लगा हुआ है, वहां से वो ऑलरेडी चेक हो चुका होगा। हमने पहला यूजर उठा लिया, फिर चेक किया कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड और इसकी इक्वल है अगर, ठीक है, तो फिर हम लॉगिन हिस्ट्री में सेव कर लें। यहाँ पे अगर आपने
ओल्ड पासवर्ड लेना है तो जो आप यहाँ पे एक नया व्यू मॉडल बना लें जिसमें ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड है, कंफर्म न्यू पासवर्ड, 3 फील्ड्स रख लें और उसके अगेंस्ट यहाँ पे चेक कर लें, चेक हो जाएगा। पर मुझे ये चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं, मुझे यूज़र मिल चुका है जिसका पासवर्ड चेंज करना है और दोनों पासवर्ड इक्वल भी है, बस मैंने यहाँ पे सिंपल चेंज कर देना है। ये सारा मैंने कोड कट कर दिया, ओके यहाँ तक कट कर दिया। अब मैंने यूज़र उठा लिया, यूज़र डॉट हैश पासवर्ड इनक्रिप्टेड पासवर्ड इज इक्वल टू मॉडल डॉट पासवर्ड डॉट इनक्रिप्ट। और ये मैंने बताया था कि हम सिर्फ पासवर्ड को इनक्रिप्ट नहीं करते, हम यूज़र की आईडी को भी साथ रखते हैं। तो यूज़र आईडी प्लस मॉडल डॉट पासवर्ड और इनक्रिप्ट, इसके बाद डीबी डॉट सेव चेंजेस, यानी कि कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। बस ये हमारे पास सेव हो गया। सेव होने के बाद आप चाहें तो उसको दोबारा लॉगिन पेज पे भेज दें। लेकिन लॉगिन पेज पे भेजने के लिए हमें पहले ज़रूरी है कि उसकी कुकी को डिलीट कर दें ताकि उसका सेशन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ इसके मैं भेजता हूँ अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टैक्ट एक्सेसर डॉट कुक डॉट एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट डिलीट। कौन सी कुकी डिलीट करनी है उसके की बता दें, की हमारे पास है ग्लोबल config डॉट लॉगिन कुकी नेम। बस ये अब ये डिलीट हो जाएगी। और इसके सेकंड पैरामीटर में अगर वो पूछ रहा है इज एसेंशियल तो हम इज एसेंशियल को ट्रू करते हैं, ताकि हम अगर कहीं और मूव हो रहे हैं तो वो लाजमी ये वाला काम हो, डिलीट कर रहे हैं या जो भी कह रहे हैं ये लाजमी होना चाहिए। बस यहाँ से हम इसको कहते थे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ लॉगिन। और ये करने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ ये करने की जरूरत तब है कि हम इस मॉडल को वापस भेज देंगे और मॉडल स्टेट में एक एरर ऐड करेंगे, मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर। और वो होगा, इसको ब्लैंक स्ट्रिंग छोड़ देंगे और यहाँ पे कहेंगे बोथ पासवर्ड्स नॉट मैच्ड। ये हो गया हमारे पास। चेंज पासवर्ड के भी हो गए, अब सिर्फ यूआई ऐड करनी है। हाँ एक चीज़ हमारी रह गई है, वो हमने ऑथराइज के अंदर जो टोकन उठा रहे हैं उसके साथ कोई वैलिडिटी है वो हम चेक नहीं कर रहे कि हम यहाँ से लॉग्ड इन यूजर उठा रहे हैं यहाँ से, इसकी वैलिडिटी नहीं दे रहे गेट लॉग्ड इन यूजर को। हमने ये टोकन उठाया और टोकन के अगेंस्ट जो है हमने अगर टोकन नहीं मिला यानी कि कुकी से उठाया, नहीं तो हेडर से उठाया, और तो मिल गया तो हमने उसके अगेंस्ट यूजर उठा लिया। पहले हमें चाहिए कि यहाँ हम जो उसका लॉगिन हिस्ट्री है वो ऑब्जेक्ट उठाएं। लॉगिन हिस्ट्री ये वाला और लॉगिन हिस्ट्री इज इक्वल टू डॉट फर्स्ट डिफॉल्ट। अब अगर हमें ये मिल गया लॉगिन हिस्ट्री, इफ लॉगिन हिस्ट्री नॉट इक्वल टू नल, लॉगिन हिस्ट्री इज इक्वल टू नल, तो तब भी हमने क्या करना है, रिटर्न नल कर देना है कि यूजर लॉगिन नहीं है। और दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि इसका सेशन एक्सपायर हो चुका हो, तो उसको मैं चेक करूंगा आर, अगर यूजर नल है, लॉगिन हिस्ट्री नल है, या फिर लॉगिन हिस्ट्री डॉट उसका जो वैलिड टिल टाइम है, वैलिड टिल टाइम लेस देन डे टाइम डॉट नाउ, अभी के टाइम से लेस है वैलेटिल, तो वैलेटिल मतलब गुजर चुका है। दोनों केसेस में रिटर्न नल कर दें कि वो एक्सपायर हो गया टोकन। और इस केस में जहाँ रिटर्न नल कह रहे हैं ना, हम इसके अंदर उस कुकी को डिलीट करने की कमांड भी भेज देते हैं क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है और यूजर ने अगर फिर भी हमारे पास आ रही है कुकी, तो इससे मुराद है कि यूजर ने या टोकन खुद भेजा, एंड्रॉयड वाले बंदे ने भेजा और टोकन एक्सपायर हो चुका है, या यूजर जो है उसने कुकी का टाइम खुद चेंज करके हमें भेज दिया है। तो इस केस में हम यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट एक्सेसर है, उसमें एच टी पी कॉन्टेक्ट्स है, उसमें रिस्पांस है, रिस्पांस में हमारे पास कुकीज हैं, उससे हम कुकीज को डिलीट कर रहे हैं।
और ये ग्लोबल कॉन्फ़िग डॉट लॉगिन कुकी नेम, और यहाँ से ऑप्शन बनाएंगे, न्यू कुकी ऑप्शन। इन ऑप्शंस में आके इस एसेंशियल को ट्रू कर देंगे बस, और रिटर्न नल कर देंगे। दोनों केसेस में लॉगिन कुकी अगर हिस्ट्री नल है तो इससे मुराद है कि वो टोकन आ रहा है, तो इससे मुराद है कुकी में आया था या हेडर में आया था या इसलिए अंदर आया, लेकिन एक्सपायर है तो हमने यहाँ से वापस कर दिया। यहाँ तक हमारा ये सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, साथ में हम डेटाबेस से भी देख लेंगे कि हमारे पास वो सेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, मेरा इशू इस वजह से आ रहा था कि ये इनिशियल कैटलॉग जो था वो डेटाबेस, या तो होता है डेटाबेस इज इक्वल टू एचटीटीपी एक वर्जन में, और दूसरे वर्जन में होता है इनिशियल कैटलॉग इज इक्वल टू डेटाबेस नेम। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग में एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे पास ये। तो इस वजह से मेरा डेटाबेस भी दूसरा बनता था, और गालबन जो मेरा सेशन स्टोर नहीं होता था उसकी भी वजह ये थी कि वो डेटाबेस मैंने डिलीट कर दिया था कि ये एक्स्ट्रा डेटाबेस है, लेकिन एक्चुअली वो डेटाबेस का नाम गलत था। तो वो मेरा एक्चुअल डेटाबेस था। तो अब मुझे एक यूज़र रजिस्टर करना पड़ेगा, इससे पहले मुझे माइग्रेशन रन करनी है ताकि मेरा प्रॉपर नाम से जो है डेटाबेस बन जाए। तो यहाँ पे मैं माइग्रेशन रन करता हूँ। अच्छा, माइग्रेशन रन करके साथ ही ना मैं आप लोगों का जो डाटा है वो भी मैं इंपोर्ट करता हूँ इसके अंदर, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हमने डेटाबेस के अंदर मल्टीपल लोगों ने इकट्ठा काम किया और हमने उसको मर्ज कैसे करना है। तो यहाँ मैं अपडेट डेटाबेस कॉल करता हूँ, एक दफ़ा मेरा डेटाबेस बन जाए। ये डेटाबेस बन चुका है, और ये मेरे पास डेटाबेस सर्वर है, तो इसको मैं इधर ला रहा हूँ। ये इसके अंदर मैंने वो वाली कमांड्स रन करनी है जो तमाम लोगों ने मुझे डाटा प्रोवाइड किया है। ये तमाम लोगों का डाटा है मेरे पास। इसको मैं 7 zip के साथ एक्सट्रैक्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का डाटा जो है ओपन नहीं हो सका, कुछ लोगों का ओपन हुआ है, तो उससे मुराद है बाकी लोगों ने डाटा गलत भेजा है। तो ये तो सिर्फ दो बंदों का एक्सट्रैक्ट हुआ। अच्छा, बाकी सबका 0 0 आ रहा है, इससे मुराद है उनका अभी डाउनलोड नहीं हुआ था। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो ये मेरे पास डाटा आ चुका है। ये यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये प्रोडक्ट और कैटेगरीज हैं, यहाँ से कैट की। और यहाँ मैं एक और टैब खोल लेता हूँ, कंबाइंड डाटा जो है उसमें रखता हूँ। ये मेरे पास प्रोडक्ट और कैटेगरीज आ गई इनकी, और ये इनकी एसक्यूएल की क्यूरी वाली फाइल आ गई। उसके बाद अब मैं, ये मेरे पास डेटाबेस है, मैं इसी के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये मेरे पास आ गया। और इसमें देखें सब लोगों का डेटाबेस इस तरह गलत आ रहा है, तो आप अपने डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करते हैं। ये यूज़ को मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ जो है ना गो से और इनजेड से कर रहा हूँ। बीच में कहीं डेटाबेस का नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे आपने देखना है कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट है। मल्टीपल डेटाबेसेस होता है, जो आपका डेटाबेस है वो सिलेक्टेड होना चाहिए और एग्जीक्यूट करें। ये सारे रिकॉर्ड डेटाबेस में चले गए हैं, इसमें कोई एक विद एरर का एरर आया। तो ये एरर आया बेसिकली माइग्रेशन हिस्ट्री का, तो माइग्रेशन हिस्ट्री तो ऑलरेडी थी, तो वो एरर नहीं है, उसको आप इग्नोर कर लें। तो इनका चल गया, इनका मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। इमेजेस मैंने कंबाइंड वाले में रख दिए हैं। आगे नेक्स्ट दूसरा बंदा है, उसके ये इमेजेस हैं प्रोडक्ट और कैटेगरीज, इनको मैंने यहाँ से कट किया और इधर ले आया, रिप्लेस कर दूंगा ये, और इनकी क्यूरी डिलीट कर दी। और ये जो नया बंदा था इसकी, इनकी क्यूरी ये वाली है, इस क्यूरी को लेके आए यहाँ पे। अब इन्होंने डेटाबेस के साथ भी बैकअप किया, तो मैं यहाँ से डेटाबेस जहाँ से क्रिएट होता है, टेबल क्रिएट हो रहे हैं, ये सारा मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। यहाँ जहाँ से इंसर्ट शुरू हो रहा है ना वहाँ से शुरू करता हूँ। तो इंसर्ट में माइग्रेशन हिस्ट्री वालों को भी निकाल देता हूँ कि मैं माइग्रेशन हिस्ट्री मुझे नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी है। तो ये प्रोडक्ट और कैटेगरीज का डाटा आ गया सारा। डाटा के बाद जो है ना फिर इंडेक्सेस लग रहे हैं, वो बस आपने इंसर्ट वाली स्टेटमेंट से करना है, बाकी सारा खत्म कर देना है।
हम इंशाल्लाह ये कमांड्स भी पढ़ेंगे जिनके थ्रू ये डाटा बेस में चीज़ें इंसर्ट हो रही हैं, इसको रन किया, ये चीज़ें भी इंसर्ट हो गई। विद एरर देख लेते हैं एरर में क्या है। तो ये फॉरेन की में प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट वो कन्फ्लिक्ट आ रहा है, इससे मुराद है कि अच्छा इसको 2-3 दफ़ा रन कर लें आप। बस ठीक है, जो होना हो गया होगा। अगर तमाम लोगों का डेटाबेस अलग अलग है तो फिर इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। अभी हम इनकी इमेजेस पे थे, इनकी इमेजेस आफाक, और हमने ये इमेजेस कंबाइन वाले में लेके जाने हैं। अच्छा वो ऑलरेडी लेके जा चुके हैं, तो इनकी क्यूरी भी रन होगी है, इनका फोल्डर में डिलीट कर देता हूँ। और सेम मैं नेक्स्ट आगे करूँगा, एक बस मैं और दिखा देता हूँ। ये हमारे इनके ये इमेजेस हैं, इमेजेस में इन्होंने सारे इकट्ठे इमेज दी हुई हैं, पता नहीं ये कैसे कह रहे हैं इनकी क्यूरी में इंपोर्ट नहीं कर रहा, ये मुझे दोबारा डाटा भेजेंगे। इसके बाद जो है ना ये गुलजमान है, इनके मैं कर लेता हूँ इमेजेस में, ये देखें दो अलग अलग मेरे पास पड़े हैं, यहाँ से मैंने कट किए, और यहाँ कंबाइंड के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया था, उसमें मैंने पेस्ट कर दिए। तो ये देखें कोई चीज़ ओवरराइट करने का नहीं कहा, इससे मुराद है कि इनके अपने सारे प्रोडक्ट्स अपनी अलग थे, किसी के साथ इन्होंने मिक्स नहीं किए हैं या किसी और का नहीं भेजा, अपना ही भेजा है। और ये इनकी क्यूरी है, क्यूरी को मैं यहाँ रन कर लेता हूँ। क्यूरी तो इनकी खाली आ रही है, तो गुलजमान मुझे क्यूरी दोबारा भेजेंगे। आगे मैं हामिद मुबश्शिर का कह रहा हूँ, इनकी क्यूरी रन करता हूँ, इनकी क्यूरी भी खाली आ रही है, सो मुराद है क्यूरी खाली नहीं आ रही, मे बी कोई और प्रॉब्लम है। हाँ वो असल में मैंने ये लिनक्स से कॉपी किया है, तो उसमें कोई इशू है। खैर बहरहाल तरीकाकार यही है, मैं ये सारे कंबाइन कर लेता हूँ खुद ही। अच्छा, अच्छा ये फोल्डर मैंने कंबाइंड का बना लिया। पहले मैं ये करता हूँ कि सब लोगों के यहाँ पे मूव कर देता हूँ, इमेजेस एक ही जगह पे, इमेजेस। अब ये देखें, ये मैं मूव कर रहा हूँ तो ये रेफ्रिजरेटर मूव हो रहे हैं, तो वो कह रहा है छः नामों के फाइल सेम है, शायद को पहले हमने चीज़ें ऐड की थी उनकी वजह से हुआ मे भी। ठीक है, नेक्स्ट, इनका ये डिलीट कर दूँ क्योंकि ये मूव हो चुका है। अच्छा इसका आसान मेथड ये है कि यहाँ इमेजेस का फोल्डर तो मुझे पता है हर बंदे का होगा ही, इमेजेस, तो ये सारे इमेजेस सिलेक्ट किए और इनको यहाँ मूव कर, सॉरी इमेजेस नहीं, हमने कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स की बात है, कैटेगरीज, तो ये तमाम लोगों की कैटेगरीज आ गई, ये मैंने यहाँ मूव कर ली। अच्छा यहाँ से कंबाइंड वाला जो है ना, वो उसका इशू कह रहा है, तो मैं कंबाइंड वाले को कहीं और मूव कर देता हूँ, क्योंकि वो कंबाइंड से भी सर्च करके ला रहा है, मैं चाहता हूँ कंबाइंड से सर्च ना कर। ये कंबाइंड वाला मैंने डायरेक्ट इसमें रख दिया। अब इसको अगर मैं कैटेगरीज को सर्च करता हूँ तो मेरे पास ये कैटेगरीज हैं, यहाँ से मैं इनको मूव कर देता हूँ यहाँ पे, स्किप कर देता हूँ, ये इशू कह रहे हैं। और दूसरे मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई यहाँ तक, ये निकाल के ये सारे मैंने यहाँ रख दिए, सारी प्रोडक्ट्स भी कंबाइन हो गई। बस ओवरराइट कर रहा हूँ ये। इसके बाद तमाम एसक्यूएल फाइल्स उठा लेता हूँ, एसक्यूएल, ये सारी एसक्यूएल फाइल्स हैं, इनको उठाया, इनको भी यहाँ ले आया। अच्छा ये कुछ लोगों के नाम अलग अलग होने चाहिए थे, नाम एक जैसे आ गए, तो चलें इनको मैं यहाँ मूव नहीं करता, इनको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब इन तमाम को मैं डीबी के ऊपर रन करता हूँ, ये स्टूआर, ये सारे क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं, ये सारी क्यूरीज हैं, इन सबको मैंने यहाँ पे उठाया और एसक्यूएल सर्वर पे गया, मैनेजमेंट स्टूडियो पे, यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये सारी फाइलें लोड हो गई। ऊपर से डेटाबेस का नाम ख़त्म किया हर एक से, और एंड पे माइग्रेशन हिस्ट्री है, इसको निकाला और रन कर दिया। अब ये शायद पहले मैं इंपोर्ट कर चुका था, अब दूसरी इन्होंने बैकअप किया हुआ है डेटाबेस का भी, तो मैं इंसर्ट से स्टार्ट करता हूँ। इंसर्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, इससे ऊपर वाला ख़त्म सारा,
गो लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में या ना लिखा हुआ है, ये कोई इशू नहीं है। ये और इसी तरह इंसर्ट के बाद जो डाटा है वो भी सारा मैं हटा देता हूँ, यहाँ से लेके अनवर्ड एंड तक। ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब बीच में इन्होंने माइग्रेशन हिस्ट्री का भी फोल्डर होगा, ये भी हटा देता हूँ, माइग्रेशन हिस्ट्री का जो टेबल है। इनका भी हो गया। अगर बातों का दायरा क्या रहा, 2-3 दफ़ा रन कर ले ताकि कुछ चीज़ मिस ना हो। उसके बाद ये हमारे पास डाटा आ गया। ये माइग्रेशन हिस्ट्री है, इसको भी ख़त्म कर दिया और ये रन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसमें भी हमारे पास डेटाबेस भी आ रहा है साथ। तो इंसर्ट से हम स्टार्ट करेंगे और माइग्रेशन हिस्ट्री को इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये एंड वाला जो डाटा है ये भी सारा खत्म। अब ये कोई प्रोडक्ट में इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। और इसको 2-3 दफ़ा कर लें बस। अब अगर हम यहाँ पे जाके टेबल में देखें हमारे पास कैटेगरीज कितनी आई हैं, तो तमाम लोगों की कैटेगरीज इकट्ठी हो चुकी हैं। तो ये देखें, ये तमाम लोगों की कैटेगरीज आ चुकी हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, ये तमाम लोगों के प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। तो अभी 33 प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत कम है, ये ज़्यादा होनी चाहिए थे। हमारे पास 33 प्रोडक्ट्स हैं, मेरा टारगेट 100 का था, एटलीस्ट 100 होती। तमाम लोग मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करें। और इसके बाद मैं इमेजेस को भी देख लेता हूँ, प्रोडक्ट इमेजेस में कितना डाटा आया है। तो हमारे पास 99 इमेजेस हो गए हैं। अब हम इसको रन करते हैं। अच्छा, तमाम लोगों के इमेजेस ठीक आ रहे हैं, सबके स्टार्ट में स्लैश नहीं है। अगर होता तो सबका होना चाहिए था, नहीं था तो फिर किसी का भी ना होता। अब डेटाबेस में तो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। अब कंबाइंड वाले से प्रोडक्ट और कैटेगरीज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन मैं इधर जाके पेस्ट नहीं करना, राइट क्लिक करनी है किसी भी फोल्डर पे, ओपन फाइल एक्सप्लोरर करना है और वापस आना है यहाँ पे। और ये आपके पास आ जाएगा www रूट। उसके अंदर आपके पास इमेजेस और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट और कैटेगरीज दोनों के इमेजेस यहाँ आ जाएंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ मुझे कितनी प्रोडक्ट शो करता है। अब तमाम ने यूजर्स जो बनाए थे वो यूजर्स भी इकट्ठे हो गए होंगे सारे। तो लॉगिन तो अभी यूजर तो नहीं है मेरे पास, तो मैं अपना यूजर बना लेता हूँ एक, क्योंकि डेटाबेस नया है। 123456 रख रहा हूँ और अपना ईमेल एड्रेस इसके ऊपर बना रहा हूँ। ये हो गया। अब मैं लॉगिन करता हूँ। अच्छा, लॉगिन क्वेश्चन उठाया नहीं अभी। लेकिन मैं वो देख लेता हूँ कि कुकी बनी होगी उसके थ्रू कर रहा होगा प्रोडक्ट्स। तो ये आ गया। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है ना हमें नहीं मिला। ये जो हम कुकी उठा रहे हैं ना, ये कुकी इसको मिल नहीं रही, उस पे एक्सेप्शन दे रहा है। इसको हम रिजॉल्व करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं और पहले चेक करते हैं कि स्टोरेज के अंदर कुकी है कि नहीं है। कुकी तो यहाँ बनी हुई है, हमारा जो टोकन है वो पड़ा हुआ उसी याद के नाम से। लेकिन यहाँ हम गेट कह रहे हैं ना, यहाँ हमें नहीं मिल रहा। तो लाइन नंबर 40 पे एफ डी बी कॉन्टेक्ट के अंदर, एफ डी बी कॉन्टेक्ट लाइन नंबर 40, ये वाले। इसमें ना यहाँ पे टू स्ट्रिंग से पहले क्वेश्चन मार्क लगा दें कि ये नल भी हो सकता है और इधर भी क्वेश्चन मार्क लगा दें कि ये नल हो सकता है। अब जो है ना हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। अच्छा सॉरी, ये हमने गलत लगा दिया। एड्रेस, हाँ ठीक है, ये नलेबल नहीं होगा। ये की वैल्यू पे तो ये खुद ही नल दे देगा, इशू नहीं करेगा। ये इशू करता है पहले वाला। रिफ्रेश किया। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं हमारे पास रिक्वेस्ट एच टी टी पी कॉन्टेक्स्ट कॉन्टैक्ट एक्सेसर ही यहाँ पे हमारे पास नल आ रहा है असल में। तो कॉन्टैक्ट एक्सेसर को मतलब इस वक्त तक वैल्यू नहीं मिली।
तो लास्ट टाइम भी हमें ये इशू आ रहा था, तो कॉन्टैक्ट एक्सेसर को हमने यहाँ पे रिजॉल्व करना है। चाहिए हम अथराइज के अंदर हैं, और यहाँ पे हमें जब इशू आता है तो ये तो हमारे पास कॉन्टेक्ट्स होता है। तो यहाँ हम इसके अंदर जाते हैं, और ये HTTP कॉन्टैक्ट एक्सेसर जिसको हम गेट कह रहे हैं, ये अगर नल होता है तो हम अथराइज से लेके भी इसको वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई HTTP कॉन्टैक्ट एक्सेसर एक्सेसर, और इसका नाम दे देता हूँ HTTP कॉन्टैक्ट एक्सेसर इज इक्वल टू नल। इसको अगर आप वैल्यू ना भी दें तो कोई इश्यू नहीं। और दूसरा मैं चेक करूंगा कि ये अंडरस्कोर के नाम से जो हमारा कॉन्टैक्ट एक्सेसर है, अगर ये नल है, ठीक है, डबल क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू HTTP कॉन्टैक्ट एक्सेसर, इसका मतलब है कि ये अगर नल है तो हम यहाँ से इसको दे देते हैं। अब ये जो कॉन्टैक्ट एक्सेसर है, इसको हमने रीड ओनली किया हुआ है, इसका रीड ओनली ख़त्म कर देते हैं। और शायद ये इसी वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो कि ये रीड ओनली है तो इसमें डाटा नहीं आ रहा होता। अभी मैं इसको इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और चेक करता हूँ, आई होप कि ये ठीक हो गया होगा। मुझे लगता है इसके रीड ओनली होने की वजह से इशू था। दोबारा रन कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट्स वाला गेट किया। हाँ नहीं, अभी भी ये नल आ रहा है, इसका शायद कोई और प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट में मुझे इशू आ गया शायद। आप लोग टेस्ट कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मैं इसको दोबारा इधर से लेके असाइन कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको HTTP कॉन्टैक्ट एक्सेसर भेज दूंगा। ये कॉन्टैक्ट्स है, उसमें HTTP कॉन्टैक्ट्स है डॉट HTTP। नहीं, इसमें हमें जो वैल्यू चाहिए वो कॉन्टैक्ट एक्सेसर से हमने HTTP कॉन्टैक्ट्स निकालना है। तो ये HTTP कॉन्टैक्ट्स जो है ना, बेसिकली यही HTTP कॉन्टैक्ट एक्सेसर है। तो यहाँ मैं दूंगा HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट, अच्छा इसके साथ वो एज ए ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा। अच्छा ये भी ठीक हो गया है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये नल आ रहा होता है, लेकिन बाद में हमें मिल जाता है। तो इसकी तरतीब आपने ये देखनी है कि पहले आपने मॉडल व्यू कंट्रोलर ऐड करने, कंट्रोलर विद व्यूज, उसके बाद कॉन्टैक्ट एक्सेसर, उसके बाद आपने DB ऐड करना है। बस ये तरतीब रख लें, मैंने कोड अपडेट किया है, अभी ये मुझे मिल रहा है। तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और प्रोजेक्ट्स वाले पेज पे जाता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट टाइम जब हम डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है उस वक्त ये नल आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट हम जब भी इस पे जाएंगे और रीड ओनली होता था तो दोबारा ये अपडेट नहीं होता था, इस वजह से हमें इशू आ रहा था। तो ये देखें, यहाँ पे हम दोबारा आए, और जब हम इससे फिल्टर में आए कि यूज़र को चेक कर रहा है लॉगिन है या नहीं, यहाँ DB की सर्विस लेगा, तो सर्विस लेते वक्त जाएगा, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट एक्सेसर में ये हमारे पास सारा डाटा अब आ रहा है। अब हम प्रोसेस लॉगिन पे जाएंगे तो ये हमें यहाँ से DB आ गया, लॉगिन इन यूज़र उठाने के लिए गया। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना ये कौन, यहाँ पे HTTP कॉन्टैक्ट एक्सेसर जो है ये हमारे पास नल आ रहा है। हालांकि हमने जब उसको वहां से उठाया था तब ठीक था। उसकी वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पे ये हमने दो दफा रखा हुआ है, एक दफा इस नाम से रखा हुआ पब्लिक से, और ये प्राइवेट से, तो ये डबल डबल गड़बड़ हो गई थी। इसको निकाल देते हैं और ये हम यूज करते हैं। और नीचे भी फिर हमें यही यूज करना है। नीचे हम अंडरस्कोर के नाम से यूज कर रहे थे, और अंडरस्कोर के नाम से तो हमने ऊपर उसको वैल्यू ही असाइन नहीं की थी। बस यहाँ तक ठीक हो गया। और यहाँ मैं देख लेता हूँ, रन कर लेता हूँ, अगर कहीं और मैंने अंडरस्कोर के नाम से यूज ना किया हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पहली दफ़ा तो नल आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब नेक्स्ट जब हम उसको जाएंगे प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, तो यहाँ पे ऑथराइज फिल्टर ने इसे कैप्चर कर लिया, इसने डेटाबेस उठाया उठाया, तो ये देखिए हमारे पास जो कॉन्टैक्ट एक्सेसर है ये वाला, इसके अंदर ये सारा डाटा आ रहा है। अब ठीक है, अब हम लॉग्ड इन यूज़र उठाएंगे तो ये चेक करेगा टोकन, टोकन देखे से मिल चुका है ये वाला, जो हमारा EDA के नाम से टोकन आ रहा है। अगर हम ब्राउज़र में देखना चाहें तो हमारे पास ये यहाँ पे देखिए ये EDA के नाम से टोकन आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमने चेक किया कि लॉगिन हिस्ट्री से पहला ऑब्जेक्ट उठाया, चेक किया नल तो नहीं है, और डेट वगैरह का भी वैलिडिटी चेक की, कोई इशू नहीं था। हमने फिर यूज़र उठाया, हमें उसकी यूज़र भी मिल गया, और हमने रिटर्न कर दिया और कंटिन्यू। अब मैं डिबगर हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से
इसको रिफ्रेश करता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट्स वाला पेज, यहाँ स्लैश प्रोडक्ट्स। अब मैं ये देखता हूँ कि ये यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये मुझे लॉगिन पेज पे लेके आ रहा है। इससे मुराद है कि मैं लॉगिन नहीं हूँ या मेरा सेशन एक्सपायर हो चुका है। 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। लॉगिन कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, फिर लॉगिन पे लेके आता है। तो इसका मुराद है कि हम हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर या तो रोल लगा हुआ है या कोई और इशू है फिर, क्योंकि हमारा टोकन तो आ रहा है। प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने रोल्स लगाया है, जो रोल अभी यूज़र के पास है नहीं। तो मैं रोल्स फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, आप रोल साइन करेंगे तो ये आ जाएगा। मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि ऑथराइज के साथ काम कर रहा है कि नहीं। लॉगिन, उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स पे जा रहा हूँ। तो अब मुझे जाने दे रहा है। ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई। कुछ लोगों के इमेजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों के इमेजेस मिसिंग है। जैसे ये किसी ने प्रोडक्ट 1 के नाम से ऐड की, तो इस तरह तो नाम नहीं देते, नाम तो प्रॉपर देना चाहिए जिस तरह बाकी लोगों ने दिया है, जैसे ये दिया है। तो ये प्रोजेक्ट में गेट पे अपलोड कर रहा हूँ, वहां से डाउनलोड करें और तमाम लोग चेक करें जिन जिन के इमेजेस मिसिंग आ रहे हैं, वो देखें कि उन्होंने इमेज उनके क्यों मिसिंग आ रहे हैं। तो ये देखें, इनका इमेज जो है मुझे फोल्डर में रिसीव नहीं हुआ। तो तमाम लोग अपनी प्रोडक्ट्स इंश्योर करें कि उनकी प्रोडक्ट्स के स्लैग और हर चीज़ प्रॉपर है, इमेजेस भी प्रॉपर है उनके, और फिर दोबारा जो है ना जिप फोल्डर बना के दोबारा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।